गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हमारा सब टॉपिक है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, तो फ्रांस जब संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है तो उसके बाद जो राजा की शक्तियाँ होती हैं वो सीमित कर दी जाती हैं। यानी कि अब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। यानी कि अब शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण हो गया है। ठीक है, जिस तरीके से जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इन शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये क्या कारण थे कि क्रांति की शुरुआत हुई और किस तरीके से राजा ने जो है कर लगाया था, क्या क्या रीजन थे फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया तो किस तरीके से ये वर्क करेगा। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। तो नेशनल असेंबली ने कब संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया? तो 1793 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस जो संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की जो शक्तियां थीं उनको सीमित करना। ठीक है, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने इसका मुख्य उद्देश्य था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को क्या किया गया? अब इन शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर दिया गया और ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और ये अब देखिए कि किस तरीके से ये नई राजनीतिक जो व्यवस्था थी किस तरीके से काम करती थी। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं चार्ट। एक मिनट, अब सही। जैसे कि यहाँ पे न्यायपालिका में कौन था? न्यायाधीश था। कार्यपालिका में सम्राट थे और मंत्री थे। ठीक है, और यहाँ विधायिका जो कि जिस तरीके से हमारे यहाँ आज संसद है जो कि कानून बनाती है उसी तरीके से विधायिका थी। और उसमें नेशनल असेंबली में कितने सदस्य होते थे? तो ये होते थे 745 सदस्य, ये कानून बनाते थे। ठीक है, और ये जो 745 सदस्य इसमें होते थे ये कौन चुनता था? ये चुनते थे ये जो 50,000 जो पुरुष निर्वाचक थे। यानी कि उस टाइम जो महिलाएं थी और बाकी जो जनता थी उसको वोट करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो 3 दिन के मजदूरी का जो 3 दिन के बराबर की मजदूरी का जो लोग कर अदा करते थे सिर्फ वही लोग क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये देखिए कि 2 भागों में जो है नागरिकों को डिवाइड किया गया है। एक कौन है? एक है सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे? जिनको मताधिकार प्राप्त था, यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त था। और उनकी संख्या कितनी थी? 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग कितने लोगों को प्राप्त था? ये 40 लाख लोगों को। ठीक है, और निष्क्रिय नागरिक जो थे, मताधिकार जिनको नहीं प्राप्त था, और लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो अब भी बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, जैसा कि हमने देखा है। महिलाओं को और जो मजदूर वर्ग था और बच्चों को और इन सभी लोगों को अधिकार देने का प्रावधान नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल पुरुष ही होते थे। ठीक है, यहाँ पे केवल शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल मतलब पुरुष, यानी कि महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वो लोग सिर्फ क्या करते थे? वो लोग सिर्फ मत देने का उनको अधिकार प्राप्त था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक, यानी कि जो जितना ही ज़्यादा कर दे पाएगा और उसकी सबसे मेन जो योग्यता थी वो कर देने की ही थी, यानी कि उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था।
फिर यहाँ पे संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि जो संविधान था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। ठीक है, और इसमें जो जीवन का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के प्रति समक्ष समानता का जो अधिकार है, वो सारे अधिकार स्थापित किए थे। और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। जिस तरीके से हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है जब तक कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना छीन रहे हों। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। और जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत जो मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्राप्त है, उसी तरीके से वहाँ भी राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वो नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस तरीके कौन कौन सी चीज़ें जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में दी गई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से अधिकार थे। तो यहाँ पे पहला जो था, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ठीक है, पहला तो ये था। और दूसरा ये था कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और तीसरा ये था कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों को नुकसान कर रहे हैं, तो वो उस पे जो है क्या कहते हैं, रोक लगाई जा सकती है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अगर समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य, यानी कि समाज के लिए जो भी हानिकारक कृत्य होगा उस पर जो है पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास था। ठीक है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तो उसमें लिखना, बोलना और छापना, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और कुछ छापने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो एक स्वतंत्रता तभी तक आपके हक में रहेगी जब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी। ठीक है, समाज के लिए घातक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए था। और पहले क्या था, जब संविधान नहीं बना था तो उस टाइम क्या था, उस टाइम ये था कि जो जनसाधारण लोग थे, यानी कि जिनकी आय बहुत कम थी और उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, यानी कि सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे रोड बनाना है,
नहर का निर्माण करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें चल रही थी, उसके लिए जो सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का जो अधिग्रहण है वो करना आवश्यक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे मामले में क्या किया जाता था कि उसको जो है मुआवजा या कंपनसेशन दे दिया जाता था जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी कि कुछ राजनीतिक प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनके क्या अर्थ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में जो है ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों के प्रचार करने के लिए क्या किया जाता था कि छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग, इसमें जो ये पेंटिंग दिखाई गई है, इसमें अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है ये है टूटी हुई जंजीर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये टूटी हुई हथकड़ी है और इसमें देखिए दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। ठीक है, और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? टूटी हुई जंजीर जो है आज़ादी का प्रतीक थी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो क्या है? वो है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। यानी कि जो ये देख रहे हैं आप, ये बर्छीदार गट्ठर है छड़ों का, और इसमें अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एकता में ही शक्ति है। ठीक है, तो ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये किसका प्रतीक है? ये है कि एकता में शक्ति है। नेक्स्ट है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। ये है यहाँ पे। तो सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये प्रतीक हो जाएगा अर्थ। नेक्स्ट है राजदंड। ये देख रहे होंगे आप, राजदंड। तो राजदंड के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये राजदंड जो है शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, राजदंड किसका प्रतीक है? तो ये शाही सत्ता का प्रतीक है। फिर है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। ये जो किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। तो अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप किसका प्रतीक है? सनातनता का प्रतीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है लाल फ्राइजियन टोपी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टोपी है, कैप है, जो कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाती थी। तो ये उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक थी। नेक्स्ट है नीला सफ़ेद और लाल रंग। जो नीला सफ़ेद लाल रंग, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का प्रतीक है। ठीक है, नीला सफ़ेद लाल रंग किसका प्रतीक है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का प्रतीक है। नेक्स्ट है डैनो वाली स्त्री, कानून मानवीय रूप। यानी कि कानून का ये मानवीय रूप है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक हाथ में राजदंड। ये देखिए जो डैनो वाली स्त्री है, ये कानून का मानवीय रूप है। ठीक है, ये देखिए राजदंड लिए हुए हैं। फिर ये विधिपट है। विधिपट ये आप देख रहे होंगे, और कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। इसका विधिपट का ये अर्थ हुआ। ठीक है, कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हैं हों या फिर निम्न वर्ग के लोग हों। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो अब वहाँ पे राजतंत्र का उन्मूलन हो जाएगा और फिर गणतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगी, आइए जानते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यानी कि वहाँ पे संविधान तो बन गया, लेकिन फिर भी आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि बहुत सारे सभी लोगों को मताधिकार नहीं था। किसी यानी कि जो लोग सिर्फ 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हीं को ये अधिकार था, वो भी सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को नहीं था। ठीक है,
यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। ठीक है, अन्य पड़ोसी शासक इसलिए चिंतित थे क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो फैलेंगी तो हमारे यहाँ की भी जनता विद्रोह कर सकती है। और जनता को ये पता चलता है कि जो लुई 16वें हैं उन्होंने जो प्रशा के राजा हैं और ऑस्ट्रिया के राजा हैं जिनसे उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए लोगों में और ज़्यादा आक्रोश आ गया था। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने क्या किया, सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रॉजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ठीक है, तो रॉजेट द लाइल ने क्या रचित किया, मार्सिले नामक एक जो है देशभक्ति की पोएम उन्होंने इसकी रचना की और यह गीत पहली बार मार्सिलस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था और इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। तो मार्सिले नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यह जो गीत था वो पहली बार मार्सिलस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था और इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी किसकी हो जाती थी, औरतों के कंधों पे आ जाती थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। ठीक है, और ये जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा, तो जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम से पड़ा, तो ये पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। ठीक है, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय रही थी। ठीक है, महिलाओं को भी अपना अधिकार चाहिए था, तो वो भी सक्रिय रही थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। फिर उनकी गतिविधियों के मांग के बारे में भी अभी आगे हम जानेंगे। ठीक है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, इसीलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल था। ठीक है, क्योंकि जो समाज के जो कम समृद्ध हिस्से के लोग थे वो सबसे ज़्यादा वंचित थे, क्योंकि उनको अभी मत के अधिकार यानी कि राजनीतिक उनको लाभ प्राप्त नहीं थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और इस तरीके से नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे इसमें। ठीक है, उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो इनका नेता कौन था, जो कम समृद्ध हिस्से से आने वाले जो वर्ग के लोग थे उनका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी कि घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसलिए जैकोबिनों को सौकुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटने वाले। ठीक है,
सौकुलांत का मतलब क्या होगा कि बिना घुटनने वाले, ठीक है। सौकुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि जो लाल रंग की टोपी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये एक सुधार हुआ। फिर नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? तो ये हुआ 21 सितंबर 1792 को, और फ्रांस को एक नए गणतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। और फ्रांस को एक नया गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ पर क्या होता है कि सरकार एवं उसके जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव जनता करती है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, यानी कि इसमें ये नहीं कि जो उनके वंशावली के साइड में, जैसे कि पहले अब लुई 16वें हैं, उनके पहले उनके घर उनके यानी कि उनके कोई फैमिली का मेंबर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि जो पारिवारिक यानी कि वंशानुगत जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया गया। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, यानी कि ये अभी आगे हम देखते हैं, और ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा देखेंगे, पहले इसको हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ लुईस 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो लुईस 16वें को देशद्रोह के आरोप में कब फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये 21 जनवरी 1793 को, और कहाँ पर दी गई थी? तो प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और जल्द ही रानी जो मैरी एंटोनेट सी उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ठीक है, इसके बारे अब ये जो नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है इसके बारे में हम कल आपसे चर्चा करेंगे, और थैंक यू सो मच।